नमस्कार दोस्तों, साकेत आईएएस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने कल वीडियो को बीच में छोड़ा था, ड्रॉप किया था उसको कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से, जिसमें हम बात कर रहे थे क्रोमोसोम्स की, गुणसूत्रों की बात कर रहे थे। और गुणसूत्रों के बारे में हमने पूरा आपको बता भी दिया था कि जो गुणसूत्र हैं ये कोशिका के एक भाग के रूप में होते हैं। यानी जो केंद्रक में क्रोमैटिन धागे पाए जाते हैं, ये क्रोमैटिन धागे ही कोशिका विभाजन के समय टूटकर छोटे और मोटे होकर के गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। और ये गुणसूत्र जो है बेसिकली डीएनए और आरएनए के बने होते हैं। गुणसूत्रों की खोज के बारे में हमने बताया था कि गुणसूत्रों की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इनके गुणसूत्र नाम वाल्डेयर ने दिया था, ये भी हमने बताया था आपको। गुणसूत्र अलग अलग जंतुओं में अलग अलग संख्या में, अलग अलग जंतुओं में, अलग अलग वनस्पतियों में अलग अलग संख्या में पाए जाते हैं। मनुष्य की जहां तक बात है, हमने बताया था कि हमारे आपके की जो कोशिका है उसमें कुल 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन हमने ये भी बताया था आपको कि जो गुणसूत्र हैं ये दो भागों में बटे होते हैं। यानी एक होते हैं देह गुणसूत्र यानी बॉडी क्रोमोसोम्स, और दूसरे होते हैं लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम्स। देह गुणसूत्र यानी बॉडी क्रोमोसोम्स उनको कहते हैं जिन पर हमारे सामान्य शरीर के जो विभिन्न अंग हैं इनके निर्माण से संबंधित जीन उपस्थित होते हैं। जबकि लिंग गुणसूत्र हम उनको कहते हैं जो हमारे जननांगों यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सहायक जननांगों यानी एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, या कह सकते हैं कि उनसे संबंधित जीन उन जो है गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। तो अब इसके बाद हमें जो बात करना था वो ये कि ये गुणसूत्र आखिर बने किसके होते हैं। तो बताया था कि गुणसूत्र बेसिकली डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। अगर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपके लिए डीएनए और आरएनए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग उसी में आगे बढ़ते हैं। डीएनए क्या है? डीएनए का पूरा नाम आप सभी जानते हैं, पूरा नाम इसका पूछा भी जाता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका ये पूरा नाम है। बिकॉज अब इसमें डीऑक्सी राइबोस अगर पाई जाती है इसलिए इसको हम डीऑक्सी कहते हैं। ये जो डीएनए है, डीएनए की खोज किसने की थी ये जानना जो जरूरी है आपके लिए। डीएनए की खोज की थी फ्रेडरिक और माइस्चर ने। फ्रेडरिक और माइस्चर ने, और इस डीएनए की खोज के लिए भी इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब ये जो डीएनए है बेसिकली इसके बारे में और भी, तो अगर हम खोज की बात करें यानी इसकी डिस्कवरी की बात करें तो किसने किया था? फ्रेडरिक और माइस्चर ने किया था। लेकिन इसका जो एक मॉडल है कि किस तरीके से ये होता है उसको हम कहते हैं द्विगुणित मॉडल। द्विगुणित मॉडल यानी डबल हेलिकल मॉडल। ये जो डबल हेलिकल मॉडल है, इस डबल हेलिकल मॉडल को दिया था वाटसन। इस डबल हेलिकल मॉडल को दिया था वाटसन और क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने। लेकिन डीएनए को डिकोड करने का काम, डीएनए किस तरह से होता है, इस पर जो जीन्स लगे हैं वो किस विन्यास में हैं और सब बहुत सारी चीजें हैं, उसको कहते हैं डिकोड करना। तो डीएनए को डिकोड करने का काम जो किया था वो
डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था और ये भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इसके लिए भी इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। तो कुल मिलाकर के डीएनए के बारे में हमने सामान्य जानकारी बताई। खोज किसने किया? फ्रेडरिक और माइस्टर साहब ने किया। द्विगुणित संरचना मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक साहब ने दिया। और लेकिन डीएनए को डिकोड करने का काम किसने किया? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया। अब थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें तो ये देखिए कि डीएनए आखिर होता कैसे है। डीएनए बेसिकली होता कैसे है? अब क्या होता है डीएनए, इसको देखिए। हम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। बहुत सारी जानकारियां डीएनए के बारे में हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है, जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व होना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो हम डीएनए को फ्रेम करते हैं कि बेसिकली जो डीएनए है इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। जो इसका द्विगुणित संरचना मॉडल था उसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनना है। लगभग ये कुछ इस तरह की संरचना में ये होता है और इसको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं न्यूक्लियाइड। क्या बोलते हैं इसको हम? एक पार्ट को इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाइड। अब चूंकि ये न्यूक्लियाइड का पॉलीमराइजेशन होता है और इस पॉलीमराइजेशन के बाद इसी तरीके से लगातार ये बनते जाते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ऑफ न्यूक्लियोइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ऑफ न्यूक्लियोइड्स। तो ये इस तरह का ये है, लेकिन बेसिकली हमको ये समझना है कि जो डीएनए है उसको हम फ्रेम कर रहे हैं, किस किस से बना होता है। डीएनए 3 मुख्य चीजों से बना है। एक है डीऑक्सी राइबोज शुगर, दूसरा है फास्फोरिक एसिड और तीसरा है बेस यानी क्षार। डीऑक्सीराइबोज शुगर, फास्फोरिक एसिड और बेस। ये जो बेस देख रहे हैं आप, ये फिर से 2 प्रकार के होते हैं। एक है इसमें प्यूरीन्स और दूसरा है पिरीमिडीन्स। एक है प्यूरीन्स और दूसरा है पिरीमिडीन्स। मैं साथ साथ इसलिए बनाता हुआ चल रहा हूं कि आपको इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है बिल्कुल एकदम। क्या? डीऑक्सीराइबोज रखा, फास्फोरिक एसिड और ये बेस। बेस को फिर से 2 भागों में बांटा हमने, प्यूरीन्स और पिरीमिडीन्स से। प्यूरीन्स को के फिर 2 उपक्षार हैं। एक है, इसको हम यहां से इरेज कर दे रहे हैं जिससे आपको डिस्टर्ब ना हो। एक है एडिनिन और दूसरा है ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन। जबकि पिरीमिडीन्स के भी 2 उपक्षार हैं। एक है थाइमीन और दूसरा है साइटोसिन। एक है एडेनिन, दूसरा है ग्वानिन। पिरीमिडीन में थाइमीन है और साइटोसिन है। अब इसमें चूंकि बॉन्ड्स इस टाइप के होते हैं, तो जैसे ये देख रहे हैं एडेनिन डबल बॉन्ड, थाइमीन, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड, साइटोसिन। तो यहां आप ये लिख सकते हैं एडेनिन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है किससे? थाइमीन से। और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है किससे? साइटोसिन से। अब बेसिकली आप अपने काम की बातों को समझिए
कि डीएनए जो है, डीएनए पर क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। डीएनए पर जीन पाए जाते हैं, और जो जीन है उनका प्रमुख काम क्या है? जीन का प्रमुख काम है आनुवांशिक लक्षणों को, पैतृक लक्षणों को, जेनेटिकल कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाना। यानी जीन इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन व्हिच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत करने का काम करता है। अब चूंकि जीन किस पर पाया जाता है? डीएनए पर, तो वी कैन से दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ जीन, एंड डीएनए इज अ पार्ट ऑफ chromosomes, so chromosomes is also a genetic material। तो गुणसूत्र भी आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए भी आनुवांशिक पदार्थ है, और जीन तो आनुवांशिक पदार्थ है ही है। कुल मिलाकर के डीएनए जो है ये किसका भाग है? गुणसूत्र का भाग है। और गुणसूत्र कहां पाया जा रहा है? कोशिका के अंदर पाया जा रहा है। और प्रत्येक जीव की कोशिका में गुणसूत्रों के एक भाग के तौर पर डीएनए उपस्थित रहता है। लेकिन क्या यह डीएनए अकेले उपस्थित रहता है? क्या यह डीएनए अकेले उपस्थित रहता है? डीएनए अकेले उपस्थित नहीं रहता है। जैसे हमने आपको यहां पर बताया भी डीएनए के बारे में, तो डीएनए अकेले उपस्थित नहीं रहता है। डीएनए के साथ साथ आरएनए भी होता है। डीएनए के साथ साथ क्या होता है? आरएनए भी होता है। तो ये दूसरा भाग जो किसका है? गुणसूत्रों का है। वो क्या है? आरएनए है। यानी गुणसूत्र जो है वो डीएनए के साथ साथ आरएनए के भी बने होते हैं, और प्रत्येक जीव की कोशिका में डीएनए के साथ साथ आरएनए भी पाया जाता है। और लेकिन केवल एक और एक है, एक और एक, जिसको हम पूरी तरह से कोशिका भी नहीं कह सकते हैं, जीव भी नहीं कह सकते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है, जिसको हम कहते हैं वायरस या विषाणु। ठीक है, केवल विषाणु ऐसा है, केवल वायरस ऐसा है जिसमें या तो डीएनए पाया जाता है या फिर आरएनए पाया जाता है। अदरवाइज जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनमें डीएनए के साथ साथ आरएनए भी उपस्थित रहता है। तो डीएनए भी पाया जाएगा और आरएनए भी पाया जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा। केवल ऐसा है, केवल वायरस ऐसा है जिसमें या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इसीलिए जो वायरस होता है, वायरस 2 टाइप्स में एट द ग्लैंस, और फर्स्ट जो डिवीजन है वायरस का, वो इसी डीएनए या आरएनए की प्रेजेंस पर डिवाइड ही किया जाता है। यानी आरएनए को का डिवीजन ही वायरस का डिवीजन ही डीएनए या आरएनए की प्रेजेंस के आधार पर किया जाता है। अगर ऐसा वायरस जिसमें केवल डीएनए प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे? डीएनए वायरस। ऐसा वायरस जिसमें केवल आरएनए प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे? आरएनए वायरस। ठीक है, तो ऑन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, वायरसेस आर नोन एज 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज डीएनए वायरस एंड सेकंड इज आरएनए वायरस। लेकिन वायरस को छोड़ करके, एक्सेप्ट ओनली वायरस को छोड़कर बाकी जितनी भी कोशिकाएं हैं सभी में डीएनए के साथ साथ आरएनए भी पाया जाता है। तो हम आरएनए को देखते हैं अभी यहां पर। आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। इनकी खोज भी कह सकते हैं आपकी फ्रेडरिक माइस्चर ने ही की। जब डीएनए की खोज हो रही थी तो उसी में न्यूक्लियन की खोज भी हुई थी, और न्यूक्लियन के एक भाग के तौर पर जो है ये आरएनए को पाया गया। डीएनए और आरएनए में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अगर हम फ्रेमिंग के आधार पर देखें तो, और इसके कंपोनेंट्स के आधार पर देखें तो वहां पर डिफरेंस क्या होगा? वहां पर डीऑक्सीराइबोस शर्करा थी, यहां पर क्या हो जाती है? राइबोस शर्करा हो जाती है, यानी राइबोस शुगर हो जाता है। वहां पर भी फास्फोरिक एसिड था तो यहां पर भी फास्फोरिक एसिड हो जाता है।
फास्फोरिक एसिड हो जाता है, और यहां पर भी बेस है, वहां पर भी बेस था। बेस को हमने दो भागों में बांटा था, वहां पर एक था प्यूरीन्स और दूसरा था पिरीमिडीन्स। एक था प्यूरीन्स, दूसरा था पिरीमिडीन्स। तो यहां पर भी प्यूरीन्स होगा और पिरीमिडीन्स है। प्यूरीन्स के दो भाग थे, एडेनिन और ग्वानिन। यहां पर भी एडेनिन और ग्वानिन है, लेकिन पिरीमिडीन्स में वहां पर क्या था, वहां पर थाइमीन था और साइटोसिन था। तो यहां पर साइटोसिन तो है, यहां पर साइटोसिन तो है, लेकिन एडेनिन गायब है। यहां पर साइटोसिन तो है लेकिन थाइमीन गायब है। थाइमीन के स्थान पर यहां आ जाता है यूरेसिल। थाइमीन के स्थान पर यहां आ जाता है यूरेसिल। और ये जो यूरेसिल आप देख रहे हैं, यानी यही मेजर डिफरेंस यहां पर। कहां कहां डिफरेंस है? एक तो यहां डिफरेंस है, वहां पर डीऑक्सीराइबोस शर्करा थी, यहां पर क्या है? राइबोस शर्करा। वहां पर क्या था? थाइमीन थी, यहां पर क्या आ गया? यूरेसिल आ गया। और इसी यूरेसिल के बेस पर समझिएगा, यहां अब जो बॉन्ड्स बनते हैं, वहां पर एडेनिन डबल बॉन्ड क्या था? थाइमीन। ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड क्या था? साइटोसिन। यहां पर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? थाइमीन यहां से हट जाएगा और एडेनिन डबल बॉन्ड यूरेसिल आ जाएगा। तो आरएनए में और इसमें क्या डिफरेंस हुआ कि यहां पर थाइमीन था, यहां पर यूरेसिल आ गया। ये मेजर डिफरेंस है, इसको आप लोग समझे रहिएगा। और यहां पर शर्करा का डिफरेंस है, वहां डीऑक्सीराइबोस शर्करा थी, यहां पर राइबोज शर्करा आ गई है। अब क्या आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है? क्या आरएनए को भी एक आनुवांशिक पदार्थ माना जाना चाहिए? तो इसमें बड़ा मतभेद भी है, लेकिन फिलहाल आरएनए को भी जेनेटिक मटेरियल माना जाता है। जैसे वायरसेस हैं, वायरसेस में केवल कुछ वायरसेस ऐसे जिसमें केवल या तो आरएनए है या फिर डीएनए है। जिनमें केवल आरएनए है, उन पर जीन की उपस्थिति स्पष्ट तो नहीं हुई है, लेकिन उनकी भी वंशागति होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनकी भी वंशागति होती है। इसलिए यह माना जाता है कि आरएनए भी एक आनुवांशिक पदार्थ है। तो केवल माना जाता है कि भाई आरएनए भी एक आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है, समझ लिया गया कि हाँ आरएनए भी आनुवांशिक पदार्थ है। तो डीएनए भी आनुवांशिक पदार्थ है, आरएनए भी आनुवांशिक पदार्थ है। और चूंकि दोनों ये गुणसूत्र के भाग हैं, तो गुणसूत्र एक आनुवांशिक पदार्थ है और ये पाए जा रहे हैं केंद्रक के अंदर। तो इसीलिए केंद्रक को हम क्या कहते हैं? कोशिका की समस्त सूचनाओं का केंद्र, सेंटर ऑफ द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। तो इसीलिए केंद्रक से समस्त सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इसीलिए केंद्रक को कोशिका का सॉफ्टवेयर भी माना जाता है। लेकिन क्या आरएनए का प्रमुख काम यही है? क्या आरएनए को एक आनुवांशिक पदार्थ के तौर पर ही मान लिया जाना चाहिए? नहीं, बेसिकली आरएनए का प्रमुख काम ये नहीं है। आरएनए का जो प्रमुख काम है वो है, जो आरएनए का प्रमुख कार्य है वो है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। क्या काम है? प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। आरएनए का प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम की मदद करना है। राइबोसोम की मदद करना है। पर कैसे करता है मदद? प्रोटीन का संश्लेषण कौन करेगा? प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करता है। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करता है, लेकिन उस प्रोटीन संश्लेषण में मदद कौन करता है? आरएनए करता है।
कौन करता है? आरएनए करता है। कैसे करता है थोड़ा ये समझिए। कैसे करता है इसको जानने से पहले ये समझिए कि आरएनए के प्रकार कितने होते हैं। तो बेसिकली आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स का होता है। पहला है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए ये क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन, ये सबसे जो आपके तीनों आरएनए हैं, यहां पर हम इसको स्मॉल ए से कर रहे हैं, बी और सी। दूसरा है टीआरएनए, तीसरा है आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है टू कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, टू कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहां ले जाता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को राइबोसोम तक पहुंचाता है। ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को राइबोसोम तक पहुंचाता है। दूसरा, ये जो ट्रांसफर आरएनए है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन और प्रोटीन के बीच में संबंध बनाता है। यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन और प्रोटीन के बीच में रिलेशन कैसे होगा भाई? जो आपकी आनुवंशिक सूचना होगी उसी के आधार पर तो आपके शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण होगा, इसी आधार पर आपकी प्रोटीन बनेगी, और प्रोटीन के आधार पर ही हम क्या होते हैं? अलग अलग प्रकारों के होते हैं। बिकॉज आप हम सब जानते हैं कि किन्हीं 2 जीव जंतु जातियों की प्रोटीन, किन्हीं 2 सगे भाइयों बहनों की प्रोटीन, किन्हीं की प्रोटीन भी आपस में समान नहीं होती है। क्यों समान नहीं होती है? क्योंकि हमारा सबका डीएनए अलग है, तो हमारा सबका आरएनए भी अलग है। सबके जो डीएनए है वो क्या है? सबके डीएनए अलग हैं, सबके आरएनए अलग हैं, और इसीलिए सबकी संरचना अलग है। हमारा आपका सबका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा थोड़ा अलग है, वो इसीलिए अलग है। लेकिन यहां ध्यान देने की जरूरत है कि लगभग 90% डीएनए लगभग व्यक्तियों का समान होता है। लगभग 90% कह सकते हैं, गुणसूत्र भी 90% लगभग समान होते हैं। ये 10% का ही केवल डिफरेंस होता है। इसीलिए हम सबके चेहरे या अन्य चीजें लगभग समान ही होती हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। किसी का कुछ बढ़ गया, किसी का कुछ बढ़ गया, किसी का नाक बढ़ गया, किसी का फला बढ़ गया, कुछ ना कुछ केवल बढ़ जाता है और हम सब में अंतर हो जाता है। लेकिन बेसिकली लगभग सभी संरचनाएं क्या हैं? अप्रॉक्स एक जैसी ही हैं। और ये जो राइबोसोमल आरएनए है, आरआरएनए है, ये राइबोसोम का ही एक पार्ट होता है, और राइबोसोम का एक भाग होने के कारण से प्रोटीन संश्लेषण में जो सबसे ज्यादा भूमिका होती है वो इसी का होता है। तो आरआरएनए प्लस राइबोसोम, ठीक है, ये दोनों क्या हैं? एक तरह से कह सकते हैं कि सगे भाई की तरह काम करते हैं। अब अगर हम पार्ट्स देखें तो सबसे कम पार्ट्स लगभग 2 से 5% टोटल आरएनए का क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। इसके बाद लगभग 10 से 15% होता है ये ट्रांसफर आरएनए, और ये जो देख रहे हैं ये लगभग 80% पार्ट होता है किसका? टोटल आरएनए का। ठीक है, तो आपने इतना समझा कि जो गुणसूत्र हैं उनके प्रमुख भाग के रूप में कौन होते हैं?
उनके प्रमुख भाग के रूप में डीएनए और आरएनए होते हैं। ठीक है, इनको आपने अच्छी तरीके से समझा। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस चीजों को जो याद करिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं प्रमुख संरचना के तौर पर, यानी हम पढ़ क्या रहे हैं, कोशिका, कोशिका के प्रमुख कोशिकांगों के बारे में जान रहे हैं। और कोशिका के जो प्रमुख कोशिकांग हैं उनमें अब तक जो हमने बात किया, कोशिका भित्ति के बारे में बात किया, कोशिका कला के बारे में बात किया, दूसरा हमने केंद्रक के बारे में बात किया, तीसरा हमने गुणसूत्र के बारे में बात किया, और अब हम अगले कोशिकांग की ओर बढ़ रहे हैं। यानी चौथे कोशिकांग में हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है आपकी कोशिका में। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिज है। क्यों? और ये भी ध्यान दें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जा रही थी, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। कैसे होती है यह माइटोकॉन्ड्रिया, इसको समझिए आप लोग। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा हम पहले आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा स्ट्रक्चर देख लीजिए आप इसका। ये एक द्विस्तरीय संरचना होती है जिसकी आंतरिक कला जो होती है ऐसे उंगलियों की समान मुड़ी होती है। इसकी जो आंतरिक कला होती है वो लगभग ऐसे उंगलियों के समान मुड़ी होती है। इसे हम जंतु कोशिका में क्रिस्टी, जबकि पादप कोशिका में ट्यूबुलाई कहते हैं। ये क्या हो गई इसकी, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इसकी इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है। लिक्विड भरा होता है और इस लिक्विड को बोलते हैं या आप इसको सिंपल जान लीजिए, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है इसको, मैट्रिक्स कहा जाता है। इसी मैट्रिक्स में बहुत सारे एंजाइम घुले होते हैं। तो मैट्रिक्स में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसी में क्रेब्स साइकिल होती है, क्रेब्स चक्र इसी में होता है। इसमें इस तरह से कुछ ये स्पेरोसोम्स भी पाए जाते हैं। इस तरह से संरचनाएं पाई जाती हैं इसमें कुछ। और हमने बताया था आपको किसे क्या कहते हैं, हम इसे हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी जंतु कोशिका में यानी एनिमल सेल में, लेकिन इसको प्लांट सेल में बोलते हैं ट्यूबुलाई। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया आपने देखा, और इसकी संख्या काफी ज्यादा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या एक कोशिका में काफी ज्यादा होती है। अब जिस कोशिका को जितनी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होगी, उस अंग की कोशिका में संख्या उतनी ही ज्यादा इसकी होती है। जैसे आप एक लीवर सेल की बात करें तो एक लीवर सेल में लगभग 700 से 800 तक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं, क्योंकि ये कोशिका का ऊर्जा घर है ना, पावर हाउस है ना। कैसे पावर हाउस है ये मैं अभी आपको बता रहा हूं। क्या करती है माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, हमारे आपके अंदर का क्या आता है, ग्लूकोज आता है। हमने खाना पीना खाया, पचाया, और अगर हमने सीधे कार्बोहाइड्रेट लिया या सीधे स्टार्च लिया, तो स्टार्च क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा, और कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। अब जो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो इस ग्लूकोज का यूज होता है
और क्रेब्स साइकिल के थ्रू, और ये क्या बन जाती है, एटीपी बन जाती है। क्या बन जाती है, एटीपी। एटीपी से मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसी से हमारा काम चलता है। ये कैसे बनी एनर्जी, देखिए इसको रिएक्शन के थ्रू देखिए आप, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, सिक्स CO2 प्लस 12H2O प्लस किलो कैलोरी एनर्जी, या इसी को क्या बोलेंगे आप, अप्रॉक्स 38 ATP। ये ATP ही क्या है, हमारी ऊर्जा का स्रोत है। तो ये कहां पर हुई एक्टिविटी, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और यही ATP है जो हमारे शरीर के लिए एनर्जी सोर्स के तौर पर काम करती है, ऊर्जा के सोर्स के तौर पर काम करती है। इसी से हमारा शरीर जो है वो चलता है पूरा का पूरा। तो ये जो ATP का उत्पादन हो रहा है, ये कहां पर हो रहा है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। जो ATP का उत्पादन हो रहा है वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। और अब बाकी ये और क्या करती है, इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया इन सब के अलावा और क्या करती है, समझिएगा। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका माइटोकॉन्ड्रिया की है। क्या कि ये जो एक्स्ट्रा ATP आती है, ये अपने अंदर कन्वर्ट कर लेती है, किसको, ATP को ADP में। ये ATP को किस में कन्वर्ट कर लेती है, ADP में कन्वर्ट कर लेती है। जैसे अभी हमने फूड मटेरियल लिया, उसका डाइजेशन हुआ, उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो है फ्री हुए, न्यूट्रिएंट्स पहुंचे सेल तक, ग्लूकोज से क्या बनी, फाइनली ATP बनी, और इस ATP का अमाउंट ज्यादा है, तो अभी हमें इतना तो जरूरत है नहीं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगी, इस ATP को ADP में कन्वर्ट करके रख लेगी, इस ATP को ADP में कन्वर्ट करके रख लेगी अपने अंदर। लेकिन जब कमी पड़ेगी, जब हम काफी देर तक फूड मटेरियल नहीं लेते हैं, तो हमारे अंदर एनर्जी की क्या होगी, कमी हो जाएगी। जब इसकी कमी होगी तब क्या होगा, ये इस ATP को, जो हमने एक्स्ट्रा ATP को कन्वर्ट करके ADP में रखा है, इस ADP को फिर से कन्वर्ट किस में कर देगी, ATP में कन्वर्ट कर देगी। इस ADP को फिर से ATP में कन्वर्ट कर देगी, और हमारे अंदर जो एनर्जी की कमी हो रही थी वो धीरे धीरे फिर से हमें एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। इसीलिए इसको हम और क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का ऊर्जा घर। क्या बोलते हैं इसको हम, कोशिका का ऊर्जा घर। आगे देखिए, ये जो ATP का पूरा नाम बता दिया था हमने आपको, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लेकिन इसका क्या नाम होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी जो यहां पर आपने ट्राई लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। किसमें किसमें हो जाएगा, ADP में हो जाएगा। जब हम इसी की बात करेंगे, किसमें, जब हम ATP की बजाय जब हम ADP की बात करेंगे, तो ये कॉमन है, एडिनोसिन फॉस्फेट कॉमन है, यहां पर ट्राई की बजाय क्या हो जाएगा, डाइफॉस्फेट हो जाएगा। तो इस तरह से, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, कोशिका को, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम, कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं। अब आगे देखिए कि कोशिका की जो खोज है वो किसने की। आइए देखते हैं डिस्कवरी के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम खोज के बारे में बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को एक वैज्ञानिक थे, फ्लेमिंग। इसको सबसे पहले फ्लेमिंग ने देखा। एक और बाद में वैज्ञानिक आए, अल्टमान। अल्टमान ने इसको नाम दिया था, क्या नाम दिया था, अल्टमान ने इसको
बायोप्लास्ट नाम दिया था, अल्टमान ने बायोप्लास्ट नाम दिया था। लेकिन जो आप लोग नाम अभी देख रहे हैं वो बेंडा साहब का दिया हुआ है। बेंडा साहब ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो बायोप्लास्ट किसने दिया नाम? अल्टमान ने दिया। सबसे पहले देखा किसने? फ्लेमिंग ने। लेकिन बेंडा साहब ने क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया इस तरह से। लेकिन इसमें एक नाम और आता है, वो है नास एवं नास। नास एवं नास, ये ध्यान दीजिएगा, ये हिंदी वाला नास नहीं है, अंग्रेजी वाला नास है। नास एंड नास, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए की उपस्थिति का पता लगाया। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए की प्रेजेंस का पता लगाया, डीएनए की उपस्थिति का पता लगाया। और यह बहुत महत्वपूर्ण बात भी थी। और इससे रिलेटेड एक खोज अभी कुछ दिन पहले आई थी कि इन्हीं एक परिचित, तो ये कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, ये बहुत कम लोगों को पता था। ठीक है, लेकिन फिलहाल नास और नास साहब ने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज थी जिसमें यह पाया गया कि जो ब्रिटेन के लोगों का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इस डीएनए को हम क्या बोलते हैं? जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इस ऐसा डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। उसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है किसका? ब्रिटेन के लोगों का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, वो भारतीयों के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से बहुत हद तक मैच कर रहा है। तो अब क्या रीजन उसका है वो एक अलग बात है। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। अब मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं माइटोकॉन्ड्रिया को। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट है कि बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज स्पेशली बेंडा ने की, लेकिन नाम आप तीनों जानते रहिए। बायोप्लास्ट कभी पूछ लिया जाता है कि बायोप्लास्ट ये नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो किसने दिया था? अल्टमान साहब ने दिया था। एक बात ये हो गई। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इस प्रकार की संरचना पाई जा रही थी, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। यह भी क्लियर हो गया किसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। जंतु कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में ट्यूबलाई बोलते हैं। इसके अंदर जो है क्या भरा होता है? मैट्रिक्स नामक द्रव भरा होता है। और इसी मैट्रिक्स नामक द्रव में इसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं और इन्हीं एंजाइमों की मदद से ही यहां पर क्रेब साइकिल की प्रक्रिया होती है, क्रेब चक्र की प्रक्रिया होती है। और उसी के थ्रू क्या बनता है? ये एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ये एटीपी बनती है। एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैंने आपको बताया इसी एटीपी से हमारा शरीर चलता है। लेकिन इस एटीपी को हम क्या करते हैं? जब ज्यादा मात्रा में एटीपी हो जाती है तो इसको हम एडीपी में कन्वर्ट कर लेते हैं और अपने बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। जब फिर से एटीपी की कमी होती है तो इस एडीपी को फिर से एटीपी में कन्वर्ट करके हमारी जो है वो ऊर्जा की जो आवश्यकता है, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है, वो फुलफिल होती रहती है। ठीक है ना? तो और ये सारी चीजें हमने आपको बताई और यहां पर ये खोज के संदर्भ में भी इसके बारे में हमने बताया। अब हम अगले कोशिकांग की ओर बढ़ते हैं। पांचवा कोशिकांग हम बात कर रहे हैं कोशिकांगों की, उसमें पांचवा कोशिकांग है गाल्जी काय, गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी जंतु कोशिकाओं में भी पाई जाती है और पादप कोशिकाओं में भी पाई जाती है। यह कुछ ऐसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे कुछ तस्तरी नुमाई संरचना होती है। पादप कोशिकाओं में यानी प्लांट सेल में इनके नंबर्स थोड़े से ज्यादा होते हैं, लगभग 10 से 12 तक, 10 से
12 तक। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में लगभग ये 5 to 7, एक कोशिका में लगभग इनकी संख्या कितनी होती है? 5 से 7 तक इनकी संख्या होती है, हो सकती है। बनी किसके होती हैं ये प्रोटीन और वसा से मिलकर के बनने वाली संरचना होती है। प्रोटीन और फैट से मिलकर बनने वाली ये संरचना होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। खोज किसने किया इसकी खोज किया था कैमिलो गॉल्जी ने। कैमिलो गॉल्जी साहब ने इसकी खोज किया था और इन्हीं कैमिलो गॉल्जी के नाम पर ही इसको हम क्या बोलते हैं? गॉल्जी बॉडी बोलते हैं। गॉल्जी बॉडी बोलते हैं, गॉल्जी काय बोलते हैं। बॉडी मतलब काय, काय मतलब संरचना या, ठीक है। तो इस तरह से इसकी खोज के बारे में। अब ये करता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो गॉल्जी काय है ये हमारी कोशिका में इसका काम क्या है। तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम इसके हैं। पहली चीज तो ये प्रोटीन और वसा से मिलकर ही, आप जानते हैं हमारे शरीर में सारी चीजें लगभग इसी से बनी होती हैं। तो प्रोटीन और फैट का इस्तेमाल करके ही हमारे शरीर में विभिन्न जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर हैं, उन सबको यह बनाता है। यानी जितने भी हमारे शरीर में झिल्ली नुमा कोशिकांग हैं उन सब की रचना जो है वो किसके द्वारा होती है? गॉल्जी काय से होती है। इसके अलावा हमारे शरीर में ये कई जैसे ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, इन सब के निर्माण में भाग लेता है। इसके अलावा स्पर्म सेल होती है हमारे यहां जनन कोशिका में, स्पर्म कोशिका होती है। जैसे ये स्पर्म कोशिका है तो इस स्पर्म कोशिका में यहां पर एक माइटोकॉन्ड्रिया भी होगी, इस तरह से एक न्यूक्लियस होगा और ये वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसमें ये आप जानते हैं ये है हेड पार्ट इसका, ये है मिड पार्ट और इसका ये पार्ट है टेल पार्ट, ठीक है, लास्ट पार्ट। अब यहां पर अगर देखें आप तो ऊपर एक ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे लगा होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है। टोपी जैसी रचना यहां पर लगी होती है और इस टोपी जैसी संरचना को हम क्या बोलते हैं? ये देख रहे हैं आप, टोपी जैसी रचना यहां पर लगी है, ये इसके थोड़ा पार्ट को स्ट्रॉन्ग करती है, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम, इस एक्रोसोम का निर्माण भी कौन करता है? गॉल्जी बॉडी ही करती है। इसी तरह से जब कोशिका के विभाजन की बात आती है तो कोशिका के विभाजन के समय ऐसे समझिए, मान लीजिए जब कोशिका का विभाजन है, यहां पर दो ये सेंट्रोसोम है, तारक काय हैं, इनसे निकलते हैं स्पिंडल फाइबर्स, तर्कतंतु बोलते हैं इनको हम, स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं इनको हम, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। और कोशिका के विभाजन के समय ये स्पिंडल फाइबर्स ऐसे बढ़ते हुए चले जाते हैं और इनके बीच से एक सेल प्लेट बनती है, इनके बीच में एक सेल प्लेट बनती है, ऐसे इसी तरह की एक सेल प्लेट बन जाती है। ये सेल प्लेट है, कोशिका पट्ट बोलते हैं इसको हिंदी में। इस सेल प्लेट के निर्माण के बाद ही कोशिका ये तर्कतंतु टूट जाते हैं और कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है, कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो इस तरह से जो है एक कोशिका विभाजन में भी सहायता करता है। फिर से एक बार देखिए, पादप कोशिकाओं में संख्या इसकी लगभग 10 से 12 होती है। जंतु कोशिकाओं में संख्या इसकी लगभग 5 से 7 हो सकती है। खोज किसने किया? कैमिलो गॉल्जी साहब ने किया।
ये प्रोटीन और वसा से मिलकर बनने वाली संरचना है। तो जितने भी झिल्ली नुमा कोशिकांग है उनकी रचना में भाग लेता है। कुछ ग्लाइकोलिपिड्स, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स, इनके निर्माण में भी ये भाग लेती है। इसके अलावा ये मैंने बताया स्पर्म सेल यानी शुक्राणु कोशिका, जनन कोशिका है। इसमें जो इसका हेड पार्ट होता है उसमें एक टोपी लाइक जो है संरचना, कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। टोपी इस रचना का निर्माण करती है जो इसके हेड पार्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है, जिससे ओवम की वाल को रप्चर करने में हेल्प मिलती है। इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। तो ये काम करती है। कोशिका विभाजन के समय, ये देख रहे हैं आप ये वाला पार्ट, कोशिका विभाजन के समय ये सेल प्लेट बना रही है और इस सेल प्लेट से कोशिका के विभाजन में सहायता मिलती है। तो ये हमारा महत्वपूर्ण कोशिकांग है जिसको हमने देखा यूकेरियोटिक कोशिका में केवल पाया जाता है गाल्जी बॉडी। आइए आगे बढ़ते हैं हम अगले कोशिकांग की ओर। तो अगर हम अगले कोशिकांग की ओर बढ़ें तो हम आगे कोई भी एक कोशिकांग यहां पर ले सकते हैं, जैसे कि लाइसोसोम है, ठीक है, या सेंट्रोसोम है, या तो अगले किसी भी कोशिकांग की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जैसे कि गाल्जी बॉडी के बाद छठवां कोशिकांग हम लोग ले रहे हैं, वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम 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 एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है हमारी कोशिका की। लेकिन ये केवल किस में होता है बेटा? सबसे पहली चीज जो जानिएगा वो ये कि ये केवल और केवल कहां होता है? एनिमल सेल में, ठीक है। केवल और केवल एक किसमें होता है? जंतु कोशिका में होता है। पादप कोशिका में पाया नहीं जाता है। पादप कोशिका में इसका अभाव होता है। पादप कोशिका में इसका अभाव होता है। खोज किसने किया इसकी? खोज किया इसकी डी डबे ने। डी डबे ने किया। यह हमेशा कोशिका में उपस्थित नहीं होता भाई। यमराज हमेशा थोड़ा आते हैं। यमराज कब आते हैं? जब आपको मारना होता है। तो ये साहब भी तभी आते हैं कोशिका में जब कोशिका को नष्ट करना होता है, कोशिका को खत्म करना होता है। कोशिका को खत्म कब किया जाता है? कब उसको खत्म करने की जरूरत महसूस होती है? कोशिका को भी मारने की जरूरत पड़ती है भाई। मान लीजिए कोई कोशिका है, अब उसकी जो एज है वो ज्यादा हो गई है, आयु अधिक हो गई है। तो ऐसे में सामान्य तौर पर सबकी एक आयु होती है, तो कोशिका की आयु ज्यादा हो गई है। तो ऐसे में वो कोशिका, अगर नई कोशिका नहीं बनेगी तो पुरानी कोशिकाओं की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो नयापन कैसे रहेगा? हम आप यंग कैसे रहेंगे? तो इसके लिए पुरानी कोशिकाओं को मारना जरूरी होता है। दूसरा, कई बार कोशिकाएं घायल हो जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं कोशिकाएं। अब क्षतिग्रस्त हो गई हैं कोशिकाएं तो उनको भी नष्ट करना जरूरी है। तो जो हमारी डैमेज सेल्स हैं, क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं, उनको भी मारना जरूरी हो जाता है। या कभी कभी हमारे पास, ठीक है, भोजन की कमी हो जाती है, फूड की कमी हो जाती है भाई, तो भी हमें मारने की जरूरत पड़ सकती है, तो भी कोशिका को मारना पड़ सकता है। तो ये किसी भी कारण से कोशिका को मारना पड़ सकता है, खत्म करना पड़ सकता है। उस समय ये यमराज महोदय आते हैं। और लेकिन अब कैसे मारेंगे? तो इसमें अंदर कई ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं। कैसे एंजाइम पाए जाते हैं? एसिडिक मीडियम वाले एंजाइम पाए जाते हैं। एसिडिक मीडियम वाले एंजाइम पाए जाते हैं, यानी इनको हम बोलते हैं हिंदी में अम्लीय अपघट्ट एंजाइम। अम्लीय अपघट्ट एंजाइम। ये एंजाइम जो हैं, इन एंजाइमों को क्या करती है ये कोशिका? स्रावित करती है। इन एंजाइमों की सहायता से कोशिका क्या होती है? डिसॉल्व होने लगती है, गलने लगती है, खत्म हो जाती है। लेकिन यहां ये भी तो है ना
कि भाई जब कोशिका खत्म होगी तो साथ में ये भी तो खत्म हो गए, इसीलिए कोशिका के खत्म होने के साथ ही लाइसोसोम भी क्या होता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए इसको हम और क्या कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। कोशिका में आत्महत्या की थैली, ये एक तरह से सुसाइडल बमर है ये, कि जब ये कोशिका जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कोशिका में आत्महत्या की थैली। अब क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है उसको आप रटिए। क्या क्या रटना है आपको बेटा, पहली चीज तो ये केवल एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। खोज किसने किया, डी डबे ने किया। और क्या क्या करता है ये, कोशिका की डेथ, डैमेज या डिस्ट्रॉय, ठीक है, नष्ट करने का काम करता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको हम, सुसाइड बैग ऑफ द सेल, कोशिका में आत्महत्या की थैली भी इसको कहते हैं। ये आपके क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रही बात है। अब हम बात करते हैं अगले कोशिकांग के बारे में, सातवां कोशिकांग। सातवां कोशिकांग लेते हैं। सातवां महत्वपूर्ण कोशिकांग हम लोग जो ले रहे हैं वो है राइबोसोम। राइबोसोम 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 बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना राइबोसोम। राइबोसोम पहली चीज तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाएगा, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में भी होगा, यूकैरियोटिक सेल में भी होगा, और साथ में क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। साथ ही क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट में भी ये पाया जाता है। राइबोसोम की खोज किसने की, सबसे पहले ये समझिए कि राइबोसोम को खोजा किसने, तो खोज किसने किया, राइबोसोम की खोज किया पैलेड ने। किसने, पैलेड ने। राइबोसोम की खोज का श्रेय किसको जाता है, पैलेड को जाता है। पैलेड ने राइबोसोम की खोज की। क्या बताया इन्होंने, राइबोसोम के बारे में इन्होंने बताया कि जो राइबोसोम होते हैं बेसिकली ये तीन प्रकार के होते हैं। काम क्या है, पहले काम समझ लीजिए। काम है इनका, कार्य क्या है इनका, कार्य है इनका कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करना। काम है कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करना। काम है कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। अब कैसे करता है ये, और कैसे करता है, प्रोटीन का, ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम करता है। लेकिन इस प्रोटीन के संश्लेषण में हेल्प कौन करता है, आरएनए करता है। ये बताया था मैंने इससे पहले आपको, इससे पहले के वीडियो में बताया मैंने आपको अभी इसी क्लास में कि प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता कौन करता है, आरएनए करता है।
लेकिन प्रोटीन का संश्लेषण करता कौन है? राइबोसोम करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा यहां पर कि प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम करता है विद द हेल्प ऑफ आरएनए। अब होता कैसे? 3 प्रकार से इस राइबोसोम को हम आप बांट सकते हैं। मैंने क्या क्या बताया पहले चीज तो कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है और क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब अगर हम देखें कि कहां वैसे कहां पाया जाता है, तो अगर वैसे देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। जैसे ये क्या है? साइटोप्लाज्म है, यानी कोशिका द्रव्य है। तो इस कोशिका द्रव्य में ये कह सकते हैं आप, ये ऐसे ऐसे उपस्थित रहता है, ऐसे ऐसे ये उपस्थित रहता है। ये कौन सा राइबोसोम है? ये है 70S टाइप राइबोसोम, 70S टाइप, ठीक है, प्रिमिटिव टाइप है। लेकिन अगर आपको याद होगा तो आपने देखा होगा कि यहां पर आप देखिए, यहां आपने देखा होगा इसके आउटर पार्ट पे ऐसे ये यहां क्या लगा होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा होता है। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कोशिका का। इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी, इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आप देख रहे हैं इस तरह से पॉइंट वाइज ब्लैक पॉइंट से दे रहा हूं मैं, ठीक है, इस तरीके से ये जो पाया जा रहा है, ये कौन सा राइबोसोम है? ये जो पाया जा रहा है, ये जो पाया जा रहा है ये 80S टाइप राइबोसोम है। ये 80S टाइप राइबोसोम है, ठीक है, यहां पर कोई समस्या नहीं। आगे देखिए, आगे यहां पर तो लेकिन तीसरा जो राइबोसोम है एक और है, यानी जो ये 70S राइबोसोम है, यहां समझिए कॉमन 70S टाइप जो राइबोसोम है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जा रहा है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जा रहा है और ये क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जा रहा है। 70S टाइप जो राइबोसोम है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी है प्रेजेंट, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी है और क्लोरोप्लास्ट में भी है, क्लोरोप्लास्ट में भी है। दूसरा जो 80S टाइप राइबोसोम है ये केवल कहां पाया जा रहा है? यूकैरियोटिक सेल्स में। कहां पर पाया जा रहा है? यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जा रहा है। यूकैरियोटिक सेल्स में कहां पर है? कहां पर है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जा रहा है। लेकिन एक तीसरे टाइप का भी राइबोसोम पाया जाता है, कम जानकारी इसको इसके बारे में लोगों को है। इसके कई टाइप हैं, 60S टाइप टू 78S टाइप, ठीक है, 78S टाइप, ये एक तीसरा टाइप का राइबोसोम है और ये जो है ये केवल और केवल माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाया जाता है। केवल कहां? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो 60S टाइप प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और क्लोरोप्लास्ट में, 80S टाइप यूकैरियोटिक में और 60S टाइप 70 जो है केवल 60S से लेकर के 78S टाइप जो है ये कहां पाया जा रहा है? केवल माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जा रहा है। कहां पर? केवल माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है। ये यहां पर जो ये एस देख रहे हैं आप, इसका मतलब होता है स्वेडबर्ग कांस्टेंट। जो आप ये देख रहे हैं ये एस, इसका मतलब होता है स्वेडबर्ग कांस्टेंट। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका ये जो मेजरमेंट है वो किया था और इन्हीं के नाम पर क्या कहते हैं? इसको हम स्वेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। तो शॉर्ट में इसके आगे लिखा जाता है, ठीक है। तो अब समझ गए आप राइबोसोम के बारे में कि राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसकी सहायता से करता है प्रोटीन का संश्लेषण? आरएनए की सहायता से करता है। सबसे पहले प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसका काम है। किसकी सहायता से? आरएनए की सहायता से। खोज किसने किया? पैलेट साहब ने किया। यहां पर ये बताया मैंने आपको, खोज किया पैलेट साहब ने। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी है और क्लोरोप्लास्ट में भी है।
पर कैसे कैसे है, कौन कौन सा है, ये मैंने आपको बताया। 70s टाइप तीनों में है, 80s टाइप केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में है, 60s टाइप केवल 60s से लेकर के 78s टाइप केवल कहां पाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जा रहा है। लेकिन 70s और 80s में एक डिफरेंस है कि 70s जो पाया जा रहा है वो प्रोहो या यूकैरियोटिक दोनों में साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। लेकिन जो 80s टाइप का जो राइबोसोम है ये कहां पाया जा रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जा रहा है। हिंदी में इसको बोलते हैं अंतःप्रदब्बी जालिका। तो इस अंतःप्रदब्बी जालिका के ऊपर पाया जाता है। इतना हमने बात किया आपसे इसके बारे में, राइबोसोम के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग रहा। इसके बाद हम जो अगले कोशिकांग की बात करेंगे वो होगा बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग, अभी हमने नाम लिया उसका अंतःप्रदब्बी जालिका, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको समझिए। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होता है, बीच में हमने ये बनाया था केंद्रक, अगर आप लोगों को याद होगा तो बीच में हमने बनाया था केंद्रक। केंद्रक के बारे में हमने आपको बताया था कि जो केंद्रक आप देख रहे हैं इसमें बीच बीच में क्या होता है, छिद्र भी होता है। इसकी जो कला होती है उसके बीच बीच में क्या होता है, छिद्र भी होता है। इस तरह से ये क्या हो जाती है, बाइलेयर्ड हो जाती है। ये क्या है, केंद्रक कला है। इसके बीच बीच में छिद्र भी पाया जाता है। इसकी जो इसी का जो बाहर का पोर्शन है, इसी का जो बाहर का पोर्शन है ये आप देख रहे हैं, ये जो बना बाहर का पोर्शन है, मैं फिर से इसको दे रहा हूं। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप ये देख रहे हैं, आप ये पूरी कोशिका में ऐसे 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 ये फैले होते हैं। ये पूरी कोशिका में क्या होते हैं, ऐसे ऐसे फैले होते हैं। इसी तरह से पूरी कोशिका में ये फैले होते हैं। और अब पूरी कोशिका में फैले हुए हैं, ये तो बहुत महत्वपूर्ण काम होगा। पहले समझते हैं खोज किसने किया इनकी, खोज किया पोर्टर साहब ने। किसने खोज किया, किसने खोज किया, पोर्टर साहब ने। दूसरा, अब ये होते कैसे हैं, ये नलिकाकार संरचना के तौर पर होते हैं, नलिकाकार संरचना के तौर पर होते हैं। तो अब इनके काम को साथ साथ समझिएगा। जितने भी इसमें आप देख रहे हैं कि ये सब कोशिका द्रव्य भरा हुआ है इसमें। अब इस कोशिका द्रव्य में जो भी महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ होंगे वो सारे के सारे पोषक पदार्थ ये इसके बाहर क्या भरा होगा, ऊतक द्रव्य भरा होगा। इस ऊतक द्रव्य से जो भी पोषक पदार्थ होंगे वो कहां पर आएंगे,
कोशिका द्रव्य में आएंगे। अब ये कोशिका द्रव्य में इन्हीं नलिकाओं के माध्यम से संपूर्ण शरीर में ये वितरित होते हैं। संपूर्ण शरीर में क्या होते हैं? वितरित होते हैं। तो पहला जो काम इसका हो गया वो क्या हो गया कि ये पूरी कोशिका में वितरण के माध्यम के रूप में कार्य करता है, यानी पदार्थों के वितरण का कार्य भी ये करता है। दूसरा महत्वपूर्ण काम समझिएगा, ये पूरी कोशिका में फैला हुआ है। जैसे कोई साइकिल होती है, मान लीजिए ये साइकिल है और साइकिल के बीच में सेंट्रल पार्ट में एक हब लगा होता है, आप लोग जानते होंगे, साइकिल चलाते होंगे जो। अब इससे देखिए ये ऐसे ऐसे ये तीली बनी होती है, ऐसे ऐसे लगी होती ना ऐसे। अब ये तीली क्या करती है समझिए, अगर ये भाई ये हब से अगर ये तीली नहीं होंगी तो जरा सोचिए आप कि ये रिम किस पर टिकेगी? इसी पर टिकेगी ना। अगर ये नहीं होगी तो इसको ये कोई शेप मिल पाएगा? हब कहां नीचे गिर जाएगा। तीली नहीं होगी तो क्या पूरा रिम कहीं आ पाएगी? नहीं आ पाएगी, यानी एक व्हील बन ही नहीं पाएगा। अब इस व्हील को बनाने के लिए चाहिए कि बीच में कुछ हो। इसी तरह से बिल्कुल ये कोशिका में एक कोशिका को पूरा शेप और साइज देने का काम करता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कोशिका का अंतःकंकाल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम कोशिका का अंतःकंकाल भी कहते हैं। इंडोस्केलेटल ऑफ द सेल, इंडोस्केलेटल ऑफ द सेल, कोशिका का अंतःकंकाल भी कहते हैं। अब तो पहला काम क्या समझा आपने कि इसमें महत्वपूर्ण जो पोषक पदार्थ हैं ऊतक द्रव्य से कोशिका द्रव्य में आते हैं और कोशिका द्रव्य से कहां जाएंगे? कोशिका द्रव्य से जो है पहुंचते हैं बाहर से कहां आएंगे? कोशिका द्रव्य में आएंगे और कोशिका द्रव्य में इन्हीं नलिकाओं के माध्यम से पूरे संपूर्ण शरीर में, पूरी कोशिका में ये वितरित होते हैं। तो ये क्या करता है? कोशिका में वितरण का कार्य करता है। कोशिका में वितरण का कार्य भी करता है। तो कुल मिलाकर के पहला काम वितरण का काम, दूसरा क्या होगा? अंतःकंकाल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडोस्केलेटल ऑफ द सेल। तो पहला काम वितरण का काम, दूसरा अंतःकंकाल के रूप में काम करता है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य इसका समझिएगा। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य यह है कि मैंने बताया था कि इसी पर क्या पाए जाते हैं? ये देख रहे हैं आप, राइबोसोम। अब इससे पहले बताया मैंने आपको कि इस पर एटीएस टाइप राइबोसोम पाए जाते हैं। एटीएस टाइप राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम पाए जाते हैं तो पहली चीज तो राइबोसोम के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। राइबोसोम के लिए क्या करता है? ये स्थान उपलब्ध कराता है, के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। लेकिन सब पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। कुछ पर राइबोसोम पाए जाते हैं, कुछ पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। जिन पर राइबोसोम पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो हम इस तरह से इसको दो भागों में बांट सकते हैं और बांटा जाता है। एक को हम क्या बोलते हैं? रफ ईआर, ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा जिस पर नहीं पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्मूथ ईआर, चिकना या सपाट ईआर। ठीक है, तो जिस पर राइबोसोम पाया जा रहा है उसे क्या बोलेंगे? जिस पर राइबोसोम पाया जा रहा है उसे क्या बोलेंगे? खुदरा या रफ ईआर। और जिस पर नहीं पाया जा रहा उसे क्या बोलेंगे? स्मूथ ईआर या सपाट या चिकना ईआर। ठीक है, तो ये स्थान भी उपलब्ध कराता है। ये इसका तीसरा काम हो गया। लेकिन इसके अलावा एक और भी बहुत महत्वपूर्ण काम है, और वो महत्वपूर्ण कार्य यह है कि जो ये राइबोसोम यहां पर उपस्थित हैं, जो भी राइबोसोम यहां पर ये उपस्थित हैं, इन राइबोसोम्स को प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान तो देता ही है, साथ ही इस प्रोटीन को पूरे संपूर्ण शरीर में वितरित भी करता है। जैसे यहां पर आपने बताया मैंने कि पोषक पदार्थों के वितरण का काम करता है, तो प्रोटीन भी पोषक पदार्थ में ही आती है, तो यहां पर उनके वितरण का काम भी करता है। अब एक महत्वपूर्ण चीज में छूट रही है, अच्छा हो गई है, ये क्या है?
खोज। तो समझिएगा, अब इसको एक क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा आप लोग। तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या इसमें है कि सबसे पहली चीज तो खोज किसने किया? पोर्टर साहब ने किया। कैसी संरचना है? नलिकाकार संरचना है। पोषक पदार्थों के वितरण का काम करती है। अंतः कंकाल इसको कहा जाता है, कोशिका का अंतः कंकाल कहा जाता है। राइबोसोम के लिए स्थान उपलब्ध कराता है और साथ में जो भी इस राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन भी बनाई जाती है उस प्रोटीन के भी संपूर्ण शरीर में वितरण का काम ये करता है। कितने प्रकार का हो सकता है? 2 प्रकार का हो सकता है। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम पाया जा रहा है, जैसे ये पाया जा रहा है इसे क्या बोलेंगे? रफ ईआर, ठीक है। और जिस जैसे इस पर नहीं पाया जा रहा है इसे क्या बोलेंगे? स्मूथ ई आर, ठीक है। रफ ई आर और स्मूथ ई आर, इस तरह से ये हो गया आपका 8वां कोशिकांग यूकेरियोटिक कोशिका का। अब तक हमने जितने भी कोशिकांग के बारे में बताया उसमें क्या क्या बताया? सेल वॉल या उसी को या सेल मेम्ब्रेन, दूसरा बताया केंद्रक, और तीसरा बताया हमने आपको गुणसूत्र, उसके बाद बताया हमने आपको माइटोकॉन्ड्रिया, फिर बताया हमने राइबोसोम या गाल्जी काय। तो राइबोसोम हो गया, गाल्जी काय यानी गाल्जी बॉडी भी हो गई, और इसके अलावा अंतःप्रदब्बी जालिका भी हो गया, लाइसोसोम भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सेंट्रोसोम यानी तारक काय क्या होता है, फिर लवक क्या होते हैं, और इसी के साथ हम लोग बात करेंगे थोड़ी रिक्तिका के बारे में, वैक्यूल्स के बारे में भी, और इसका अंतिम भाग होगा चैप्टर का, वो होगा कोशिका विभाजन। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसकी? तारक काय की यानी सेंट्रोसोम की। हम बात करेंगे लवक की, प्लास्टिड्स की, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम बात करेंगे रिक्तिकाओं की यानी वैक्यूल्स की, और फिर हम बात करेंगे कोशिका विभाजन की। तो इसका जो अंतिम वीडियो होगा इस सेल के टॉपिक का, कोशिका के भाग का, वो इसके बाद आएगा आपको, इसमें हम पूरी कोशिका को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।